अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एनएफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं विक्टोरियन एज का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डेवलपमेंट ऑफ नावल इन द विक्टोरियन एज। तो आज के इस वीडियो में हम नावल को देखेंगे कि विक्टोरियन एज के अंदर नावल की किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, किस तरीके से किस टाइप का नावल जो है वो लिखा जाता है, कौन कौन से राइटर्स हैं और कौन कौन से नावल्स हैं मेन जो हैं वो इस एज की, और किस किस तरीके से क्या क्या थीम्स उन्होंने यूज़ किए उस नावल के अंदर। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल जो है इसके नावल के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच जाए। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं नावल के साथ। थोड़ी सी बैकग्राउंड और ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो विक्टोरियन एज की जो स्टार्टिंग है वो होती है अर्ली 19th सेंचुरी से टिल 20th सेंचुरी तक, जिसमें हमें जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन मिलेगी इन द फील्ड ऑफ नावल की फील्ड में जो हमें काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन डेवलपमेंट आपको नज़र आएगी। ये पीरियड जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पीरियड जो है इसका नाम दिया गया आफ्टर क्वीन विक्टोरियाज़ रेन। जब क्वीन विक्टोरिया के रेन है, जब क्वीन जो है वो विक्टोरिया बनी ब्रिटेन के अंदर, तो इसके बाद इस एज का नाम पड़ गया द विक्टोरियन एज। तो इसलिए हम इसे विक्टोरियन एज कहते हैं। तो मैंने जिस तरीके से आपको पहले की जो वीडियो इसके सोशो पॉलिटिकल कंडीशन के बैकग्राउंड के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ली है, जो आपको मेरे पेज पे जो है वो मिल जाएगी इजीली, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें जो है इस एज के अंदर आपको जो है सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलेंगी, एडवांसमेंट आपको मिलेगी टेक्नोलॉजी के फील्ड में से। इसके अलावा साइंटिफिक फील्ड में एवोल्यूशंस हैं आपको मिलेंगी, इनोवेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। मतलब ये जो था ये डेवलपमेंटल पीरियड था, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगी और हर चीज़ों की इन्वेंशन जो है वो आपको मिलेंगी। तो इस पीरियड के अंदर जो हमें बढ़ती हुई जो चीज़ नज़र आती है, जिस तरह अगर हम पहले की बात करें रोमांटिक एज की, जो इससे पहले की एज है, तो रोमांटिक एज के अंदर हमें नज़र आएगी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो काम हुआ था, जो मेन काम हुआ था वो था रोमांटिक पोइट्री के अंदर। उसमें पोइट्री के अंदर ज़्यादा काम हुआ था। लेकिन जो ये विक्टोरियन एज है इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि इसके अंदर नावल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा काम किया गया है। इसके अंदर जो है नावल को ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दी गई है इस एज के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि विक्टोरियन नॉवेल्स जो है ना वो एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ पावरफुल प्लेटफॉर्म, एज अ पावरफुल मीडियम बन गया था कि ये जो बढ़ती हुई जो डेवलपमेंटल जो कंट्रीज़ है, जो वर्ल्ड डेवलपमेंटल, उसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्या जो हैं वो सिचुएशंस हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्लासेस की, इंडिविजुअलिटी की, आइडेंटिटी के बारे में, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जो हैं वो एक्सप्लोर की गई हैं। क्योंकि अगर आप मैं बात करूँ नॉवल की या लिटरेचर की, तो लिटरेचर क्या होता है कि हमारी सोसाइटी का एक मिरर होता है, जिसमें जो कुछ हो रहा होता है सोसाइटी के अंदर, वही चीज़ें जो है वो नॉवल के अंदर या फिर कोई भी लिटरेचर है उसके अंदर वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो इस तरीके से नॉवल को भी जो है ये इसलिए यूज़ किया गया था कि उसके अंदर आपको जितनी भी उस टाइम की ब्रिटेन के अंदर जो उनकी पॉलिटिकली, सोशली जो भी वहाँ की कंडीशंस थी, जो भी वहाँ की चीज़ें थी, वो आपको इनके अंदर जो है वो नज़र आएंगी उनकी थीम के अंदर। तो ये तो थी थोड़ी सी बात इसके बैकग्राउंड की। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका है जो इसका पहला मेन जो इसका नॉवल का, जो विक्टोरियन एज की नॉवल का जो सबसे पहला फीचर है वो है विक्टोरियन नॉवल का इट्स एंगेजमेंट विद सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़। सबसे पहली बात कि विक्टोरियन नॉवल जो बिलोंग करते हैं वो किससे करते हैं? सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ ऑफ द टाइम। उस टाइम के ब्रिटेन के अंदर क्या सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ थे वो आपको नॉवल के अंदर जो है वो बाकायदा नज़र आएंगे। मतलब कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल चार्ल्स डिकन की, चार्ल्स डिकन जो है वो इस एज का बहुत ही बड़ा जो है वो नॉवलिस्ट है, जिसके काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं इसके सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ के। मतलब अगर आप उसकी नॉवेल्स पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको बाकायदा उस एज के जो सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसके बारे में आपको वाज़ेह तौर पर जो है वो नज़र आएगा। चार्ल्स डिकन जो है उसने काफ़ी नॉवेल्स लिखे हैं, जिसका हर नॉवेल जो है उसके बाकायदा जितने ऑलमोस्ट नॉवेल्स हैं वो इसके जो हैं वो सोशल इनजस्टिस, जो उस वक्त सोसाइटी में सोशल इनजस्टिस हो रहे थे, इनइक्वालिटीज़ हो रही थी, बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजिंग ब्रिटेन के अंदर, उसको जो है बाकायदा क्रिटिसाइज़ करते हैं उस नॉवेल्स के अंदर। तो उसने अपनी जो है इस नॉवेल्स को जो है फॉर एग्जांपल बात करें ओलिवर ट्विस्ट की एंड डेविड कॉपरफील्ड एंड हार्ड टाइम्स, ये 3 नॉवेल्स इसके जो मेन नॉवेल्स है, जिसके अंदर उसने अपनी उस टाइम की विक्टोरियन एज की जो जो भी सोशल इश्यूज़ थे, पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, उस टाइम के जो सोशल इनजस्टिसेस थी, इनइक्वालिटीज़ लोगों के साथ हो रही थी, उन सब को जो है इसने अपनी इस नॉवेल्स के अंदर जो है वो दिखाया गया है।
ये जो है इसका एग्जाम्पलरी वर्क है, जिसके अंदर उसने इसमें अपने जो है उस टाइम की हार्श रियलिटीज़ को जो है दिखाया है कि किस तरीके से लोगों की जो है उनके ऊपर किस तरीके से जो है वो क्या कंडीशंस थी उस में इंडस्ट्रीज़ में, उनको किस तरीके से जो है बच्चों को और वुमेंस को जो है उनमें उनके वर्किंग हावर्स बढ़ा दिए गए थे, उनके साथ क्या सलूक होता था, उसकी हार्श रियलिटीज़ को दिखाता है अर्बन लाइफ की। इसके अलावा जो है प्लाइट ऑफ द पुअर्स की कंडीशंस को दिखाता है, और डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट है, किस तरीके से जो है ह्यूमंस को ये इफेक्ट करती है इंडस्ट्रीज़, वो इस चीज़ वो इन नॉवेल्स के अंदर जो है बताया गया है। तो ये इसका सबसे पहला जो है वो इसके जो है चार्ल्स डिकन के जो है नॉवेल है, जिसने इसको सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ को जो है बताया है। सेकंड इसका फीचर अगर हम देख लें तो सेकंड जो फीचर आपको नज़र आएगा विक्टोरियन नॉवेल्स के अंदर, वो है इसकी मॉरल एंड इथिकल डायलेमा फेस्ड बाय इंडिविजुअल। जो भी मॉरली और इथिकली जो भी इन्होंने जो चीज़ें जो फेस कर रहे थे इस रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, जो रैपिडली चेंज हो रहा है वर्ल्ड, जिसमें एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, और जो है जो है साइंटिफिक चीज़ों के अंदर, जो उसके अंदर जो बढ़ती हुई जो रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड है, उसके अंदर एक इंडिविजुअल के साथ क्या मॉरल एथिकली क्या वो फेस कर रहा है, उस चीज़ों को जो है विक्टोरियन नॉवल जो है बाकायदा दिखाता है। अगर बात करें इसमें तो एक और नॉवलिस्ट हैं जो कि फ़ीमेल नॉवलिस्ट हैं, चार्ल्स ब्रॉन्टी जो हैं वो फीमेल नॉवलिस्ट हैं, जो तीन ब्रॉन्टी सिस्टर्स जो है उनमें से एक है चार्ल्स ब्रॉन्टी, जिसका एक नॉवल है जैन एरा जो है बहुत ही फेमस इसका नॉवल है, जिसके अंदर इसने जो है बाकायदा जो है दिखाया है कि यंग ऑर्फेन्स जो हैं जो ऑर्फन में रहते हैं लोग, जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, वो लोग उनकी क्या सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, उनकी किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, किस चीज़ के लिए, लव के लिए एंड फॉर पर्सनल इंटीग्रिटी, तो क्या इनकी जो है स्ट्रगल्स हैं वो इसने अपने इस नावल के अंदर जो है बाकायदा तौर पर दिखाया हुआ है। इसके अलावा तो ये तो सेकंड इसका फीचर है। थर्ड अगर फीचर की बात करें तो है रियलिज़म इसका, इस नावल का, विक्टोरियन नॉवेल्स का बहुत ही बड़ा जो है रियलिज़म इसका एक फ़ीचर है। रियलिज़म जो है मतलब रियलिटी दिखाना, उस वक्त क्या रियलिटी थी उस डोमिनेंट विक्टोरियन इरा में, उस ब्रिटेन के अंदर क्या है, तो ये जो थीम है ना रियलिज़म की, ये बाकायदा तौर पर जो है नॉवेल्स में जो है वो दिखाई गई है। जैसे कि अगर हम बात करें जॉर्ज एलियट जो है वो फीमेल नॉवलिस्ट हैं, जिसका पेन नेम है जॉर्ज एलियट, लेकिन उसका जो रियल नेम है वो मैरी एन एवांस। अगर मैं यहाँ पे पेन नेम की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि क्यों इसके दो नाम हैं। वो इस वजह से हैं कि पहले के जो नॉवलिस्ट थे, जो फीमेल थी ना, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल जो है ना नीचे किया जाता था, मतलब उनको जो है कहते थे कि ये ना मर्दों से आगे ना बढ़ें, तो उनको जो है इनके जितने भी वर्क्स हैं उनको पब्लिश कोई भी नहीं करवाता था, क्योंकि इनका जो नाम थे वो फीमेल के ऊपर थे। तो इस तरीके से विक्टोरियन नॉवेल्स के अंदर आपको जितनी भी फीमेल नॉवेल्स मिलेंगी, उनके जो नॉवलिस्ट हैं उनके जो नेम है वो उनके सेकेंड नेम होंगे, जो कि मर्दों से बिलोंग करते होंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया ब्रॉन्टी सिस्टर में 3 सिस्टर्स है, ब्रॉन्टी सिस्टर्स, उनके अलग अलग अपने नाम है, लेकिन वो नाम जो है वो नहीं पब्लिश करवा सकती थी अपने उसके ऊपर, अपनी नॉवेल्स के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम में जो है वो ब्रॉन्टी सिस्टर्स लिख दिया। और इस तरीके से जो है मैरी एन एवांस, तो वो भी अपने नॉवेल्स ना अपने नाम के साथ इशू नहीं करवा सकती थी, पब्लिश नहीं करवा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम रख दिया जॉर्ज एलियट। तो इसने अपने जितनी भी आपको मिलेंगे इनकी नॉवल, उसके ऊपर आपको जॉर्ज एलियट के नाम से वो नॉवेल्स मिलेंगी। तो जॉर्ज एलियट जो है उसने ये थीम जो है अपने रियलिज्म जो अपने नॉवेल्स के अंदर यूज़ की है। इसके अंदर आप क्या बताएंगे, इसके अंदर अब वो अपने नॉवेल्स के अंदर पोर्ट्रे करती है सोसाइटी को, क्या सोसाइटी की कंडीशंस है उस वक्त की। जिस तरह उसका एक नॉवल है मिडिल मार्च, फॉर एग्जांपल मिडिल मार्च इसका नॉवल है, जिसके अंदर उसने अपनी जो है अपनी सोसाइटी के अंदर जो उसकी कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या कहते हैं कंडीशंस है, उसको पोर्ट्रे किया गया है थ्रू देयर कैरेक्टर के ज़रिए उन्होंने बताया है उनका इंटरकनेक्टेड लाइफ, किस तरीके से लोग आपस में इंटरकनेक्टेड है। मतलब इसने अपनी पूरी रियलिज्म जो है इस नॉवल के अंदर जो है दिखाई है, उस वक्त की, उस दौर की, उस कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। तो ये इसकी जो है थर्ड जो है फीचर है विक्टोरियन नॉवल का। इसके बाद अगर हम बात करें इसके एक और की, तो अगर हम बात करें सोशल रियलिज्म विक्टोरियन नॉवल के अंदर, तो इसके अलावा
जो बात की गई है वो गॉथिक नॉवेल्स की भी की गई है। गॉथिक नॉवेल्स जो होते हैं, आपको पता होगा, गॉथिक नॉवेल्स कहते हैं जो हॉरर चीज़ें होती हैं। हॉरर नॉवेल्स को हम कहते हैं गॉथिक नॉवेल्स। तो गॉथिक नॉवेल्स जो हैं रियलिज्म के साथ साथ इस एज में गॉथिक नॉवेल्स की भी जो है वो आपको नज़र आएंगे कि गॉथिक जो है वो बहुत ज़्यादा अपने नॉवेल्स में राइटर्स जो है वो यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ब्रैम स्टोकर्स के नॉवेल ड्रैक्यूला की अगर हम बात करें तो ये एक नोटेबल एग्जाम्पल है गॉथिक का। इसके अंदर जो है इन्होंने इसने जो अपनी थीम जो है वो यूज़ की है गॉथिक हॉरर के साथ साथ जो है विक्टोरियन इरा की जो एंजाइटीज़ हैं उन दोनों को कंबाइन करके जो है इसके अंदर जो है वो बताया गया है। इसके अलावा इस नॉवेल के अंदर जो है वो जो इश्यूज़ जो हैं जिनके ऊपर बात की गई है, जिनकी मेन थीम्स हैं, वो सेक्सुअलिटी है, इमिग्रेशन है, इसके अलावा फियर ऑफ अननोन है। तो ये उस दौर की जो है ये नॉवेल हैं जिसके अंदर जो है उन्होंने अपने जो है रियलिज्म के साथ साथ जो है गॉथिक जो है वो भी यूज़ किया गया, और गॉथिक के अंदर भी उन्होंने जो है अपनी सोसाइटी की जो है वो एंजाइटीज़ को ही बताया गया है। तो अब इसको नज़र आएंगे कि आपको जो है रियलिज्म और जो है गॉथिक, इसके अलावा जो है आपको सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ और मॉरल जो है इश्यूज़ ये आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इसके जो है वो फीचर्स हैं, तो इनके फीचर में आ जाता है बिल्डंग्स रोमन। आई डोंट नो इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, पर ऐसा ही है कि बिल्डंग्स रोमन यही इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। मे बी मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन जो है ये कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये भी विक्टोरियन नॉवेल्स में जो है काफ़ी आपको नज़र आएगा इसकी राइजमेंट, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं कमिंग ऑफ एज नॉवल। इसमें कमिंग ऑफ एज नॉवल है जिसके अंदर फोकस किस बात के ऊपर किया गया है, फोकस किया गया है मोरल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोगोनिस्ट यहाँ पर जो हीरोज़ हैं उनकी मॉरली और साइकोलॉजिकली क्या डेवलपमेंट उनके अंदर हो रही है। इस नॉवल मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है इस कॉन्सेप्ट का यही मतलब है। फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स डिकन की नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, एंड थॉमस हार्डीज़ की है ऑब्सक्योर। ये दो एग्जाम्पल हैं इस कॉन्सेप्ट के मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि इसमें ये पोर्ट्रे किए गए कैरेक्टर की जर्नी फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस, कि किस तरीके से एक बंदा इंडिविजुअल जो है मतलब सोसाइटी के अंदर जो बंदा है उसको थ्रू कैरेक्टर के ज़रिए दिखाया गया कि किस तरीके से उसकी जर्नी होती है फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस अपने चैलेंजेस की तरफ लाइफ में, कि वो क्या चैलेंजेस जो है वो फेस करते हैं इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के अंदर। तो ये एक और इसका जो है नोटेबल फीचर है विक्टोरियन नॉवेल का। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फीचर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब इसका क्या असर हुआ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, तो अब आप जैसे देखेंगे कि विक्टोरियन एज के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वेंशंस हुई थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ इस एज के अंदर जो है वो रेलवे स्टेशंस जो हैं उनकी एक्सपेंशन हो गई, रेलवे स्टेशन की जो रेलवे सिस्टम है उसका एक्सपेंशन हो गई। इसके अलावा लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ता गया, इंक्रीज़ होता गया। तो ये जो चीज़ें थी ना जो मतलब क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो सिस्टम बढ़ता गया ना, तो इससे क्या हुआ कि इससे जो नॉवेल्स हैं उस दौर के उनको बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी मिली। इस पॉपुलैरिटी से, इस इंक्रीज़मेंट से क्या फ़ायदा हुआ कि जो नॉवेल्स हैं वो लोगों तक इजीली एक्सेसिबल हो गए, लोग उसे इजीली एक्सेसिबल कर सकते थे, ले सकते थे। इसके अलावा जो है वो दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में भी जो है पब्लिश होना शुरू हो गए। तो ये जो है इसका बहुत बड़ा रीज़न है नॉवेल्स के पीछे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीरियलाइज्ड नॉवेल जो एक मेन फीचर है इसमें क्या इसको कहते हैं कि विक्टोरियन एज के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो राइटर्स है, फॉर एग्जांपल चार्ल्स डिकन के जो जितने भी नॉवेल्स हैं वो सीरियलाइज नॉवेल के तौर पर जो है वो स्टार्ट हुए। सीरियलाइज नॉवेल जब होता क्या है, सीरियलाइज नॉवेल हम कहते हैं कि पब्लिश इन मैगज़ीन के अंदर जो है हम अपने जो है नॉवेल्स को पब्लिश किया जाए और उनको जो है वो लोगों तक जो है इंस्टॉलमेंट के थ्रू जो है वो किया जाए। मतलब इंस्टॉलमेंट के थ्रू कोई पहले एक जो है वो कॉपी आई, फिर दूसरी आई, फिर मतलब लोग जो हैं वो उससे क्या करते थे कि लोग उसको जो है ना बैठे रहते थे और जो है ना उनका इंतज़ार करते थे कि कब जो है वो दूसरा इसका पार्ट आएगा और हम उसको पढ़ेंगे। जिससे जो उनमें एक्साइटमेंट भी ज़्यादा बढ़ती थी और उनमें जो है वो इसका ज़्यादा जो है वो इंगेज भी रहते थे लोग इससे। तो ये सीरियलाइज नॉवल जो है ये इसका बहुत बड़ा फीचर है। तो ये जो है ये जो है कुछ इसके मैंने आपको फीचर्स बताए, मेन फीचर्स जो कि उस दौर के विक्टोरियन एज के नॉवेल जो हैं
नॉवलिस्ट जो हैं वो यूज़ करते थे अपने नॉवल के अंदर। ठीक है, अगर हम ओवरव्यू की अगर बात कर लें तो ओवरव्यू ये है कि भाई डेवलपमेंट ऑफ नॉवल जो है ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज के अंदर वो कैरेक्टराइज्ड अगर हम करें तो वो रिच टेपेस्ट्री ऑफ सोशल क्रिटिक, मॉरल एक्सप्लोरेशन आपको नज़र आएगी। उसके अलावा लिटरेरी इन्वेंशंस नज़र आएंगी। जिसके राइटर्स हैं उसमें राइटर्स में आपके पास चार्ल्स डिकन आ जाएंगी, ब्रॉन्टी आ जाएगी, जॉर्ज एलियट आ जाएगा, स्टॉकर आ जाएगा। तो इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है अपने नॉवेल्स के अंदर काम किया है और अपनी नॉवेल्स को जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पीक पर जो है पहुंचाया है। तो ये तो बात हुई इसके नॉवेल की कि किस तरीके से विक्टोरियन एज में नॉवेल की डेवलपमेंट हुई है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।